वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस की तैयारी करा रही हूं और अब हमारी प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है जिसमें आज हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है और हम सीटेट साइंस के बहुत ही ज़्यादा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सीटेट साइंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और बहुत से कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। हमने थ्योरी कर ली है, पैडागॉजी कर ली है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए हैं। उन सभी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ मैं इनकी PDF फाइल वहाँ पर प्रोवाइड करा देती हूँ आपको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट और देखते हैं पहला क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ एडिबल प्लांट बनाना, पम्पकिन, लेडी फिंगर, ब्रिंजल। विच पेयर ऑफ प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। नीचे खाद्य पौधों की एक सूची दी गई है। केला, कद्दू, भिंडी, बैंगन। किस पौधे के 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग होते हैं। कहने का मतलब हमें उस पौधे को बताना है जिसके हम 2 या 2 से जो पार्ट्स होते हैं, उसके जो भाग होते हैं वो हम खाते हैं। देखिए बनाना की अगर मैं बात करूँ, केले की बात करूँ तो हाँ 2 या 2 से ज़्यादा इसके खाद्य पदार्थ होते हैं। कैसे? हम इसका फल भी खाते हैं, हम इसके फूल भी खाते हैं और हम इसका तना भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं। तो ये तो यहाँ पर होगा। अगर मैं पम्पकिन की बात करूँ, कद्दू की, जिसे हम काशी फल भी बोलते हैं, तो हाँ इसमें 2 होते हैं, 2 पार्ट होते हैं जिनको हम खाते हैं। एक तो आपका फ्रूट हो गया जो कद्दू ही होता है और एक इसका फूल होता है, उसको भी खाया जाता है, उसकी भी सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पर भी 2 पार्ट हो जाएंगे जिनको हम खाते हैं। बाकी अगर मैं लेडी फिंगर की बात करूँ तो खाली हम इसका फ्रूट खाते हैं, इसके फ्लावर वगैरह नहीं खाए जाते, वो काफ़ी उनमें पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं तो हम उनको नहीं ले सकते भिंडी में। ऐसे ही बैंगन में, बैंगन के फूलों को नहीं खाया जा सकता, उनमें भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं। सिर्फ खाली जो लेडी फिंगर और ब्रिंजल है, भिंडी और बैंगन है, उसके हम खाली फ्रूट को खाते हैं और किसी चीज़ को नहीं खाते। तो यहाँ पर पूछ रहा था 2 या 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पर बनाना और पम्पकिन में 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट जो हैं वो खाए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और सेकंड दोनों इसमें आ जाएंगे। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। रीड द फूड आइटम गिवन बिलो। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ें। वीट, घी, आयोडाइज सॉल्ट, स्पिनच जिसे हम पालक बोलते हैं, गेहूं, घी, आयोडाइज युक्त नमक, पालक। ये 4 पदार्थ दिए हैं तो हमें बताना है विच ऑफ द अबव फूड आइटम आर एनर्जी गिविंग फूड। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन सी ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ हैं। देखिए जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट आते हैं। अगर मैं वीट की बात करूँ, गेहूँ की बात करूँ, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है, तो ये हमारा एनर्जी गिविंग फूड हो जाएगा, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं घी की बात करूं तो वो भी हमारा फैट के अंदर आता है और फैट भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड होता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ हो जाएगा। बाकी आयोडाइज सॉल्ट और स्पिनच जिसे हम पालक बोलते हैं, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट के अंदर नहीं आते, तो ये एनर्जी गिविंग फूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा। वीट और घी दोनों के दोनों ही हमारे एनर्जी गिविंग फूड हो जाएंगे क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट है और एक हमारा फैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द करेक्ट सिक्वेंस टू गेट क्लॉथ इज। कपड़ा बनाने का सही क्रम हमें बताना है। ये क्लास 6 की NCERT में टॉपिक है, मैंने नहीं बताया क्योंकि ये सीटेट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन आ सकता है तो मैं यहीं पर इसको समझा देती हूँ कि देखिए सबसे पहले क्या होता है, हमारा फाइबर होता है, जैसे कॉटन वगैरह हो गई, जो शीप का वूल वगैरह हो गया, वो सब आपका फाइबर हो गया। उस फाइबर की क्या होती है, स्पिनिंग होती है, कताई होती है, और उसके बाद हमें क्या मिलता है, यान मिलता है, एक थ्रेड मिल जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, इन थ्रेड को कलेक्ट कर एक साथ जोड़कर इनकी क्या होती है, वीविंग होती है, निटिंग होती है, मतलब बुनाई होती है। और बुनाई के बाद हमें हमारा कपड़ा मिल जाता है जिसे हम फैब्रिक बोलते हैं। तो सही सीक्वेंस यहाँ पर क्या होगा, फाइबर से यान और यान से आपका फैब्रिक। तो फाइबर से यान पर जाते हुए क्या हुई, स्पिनिंग हुई जिसे हम कताई बोलते हैं, और यान से फैब्रिक बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़े थ्रेड से हमने पूरा कपड़ा बना दिया, उसके लिए हमने क्या करा, निटिंग की और वीविंग की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स वॉन्ट टू प्रेजेंट हर फ्रेंड अ गिफ्ट मेड ऑफ प्लांट फाइबर, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विल ही सेलेक्ट। एक्स अपने दोस्त को प्लांट फाइबर से बना एक उपहार पेश करना चाहता है, वह निम्नलिखित में से किसका चयन करेगा। तो हमें वो फाइबर बताना है जो प्लांट से मिलता है। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो जूट होता है वो हमें प्लांट के स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है, तो जूट बैग वो गिफ्ट करेगा क्योंकि वो प्लांट फाइबर हो जाएगा। बाकी जो वुलन शॉल है वो हमारा शीप से मिलेगा, प्लांट से नहीं मिलेगा। सिल्क की बात करें तो वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, नायलॉन तो हमारा आर्टिफिशियल होता है। तो यहाँ पर प्लांट फाइबर खाली जूट है, तो वो क्या गिफ्ट करेगा, उसको जूट बैग गिफ्ट करेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग समर एक्स कैरीज वाटर इन अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। गर्मियों के दौरान एक्स कोई बच्चा है पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर जाता है। वन डे ही लेफ्ट हिज बॉटल इन द स्कूल। एक दिन वो क्या करता है, अपनी बोतल को स्कूल में ही भूल जाता है या छोड़ देता है। द बॉटल स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट इन। बॉटल में जो था जब उसने छोड़ी तो उसमें कुछ पानी बचा था। द फॉलोइंग डे ही ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल। अगले दिन उसने क्या देखा, जो बोतल है उसकी भीतरी सतह पर कुछ पानी की बूंदें जो कि बोतल के खाली हिस्से पर जमा हो गई थी। तो ये जो पानी की बूंदें हैं किस कारण फॉर्म हुई हैं, दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वर फॉर्म ड्यू टू, ये हमें बताना है। सेम यहाँ पर वही प्रोसेस हो रहा है जैसे हमारा रेन का होता है। पहले क्या हुआ, क्योंकि वो समर में बॉटल रखी थी, धूप वहाँ पर पड़ रही थी, तो उस पानी का क्या हुआ, इवेपोरेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ। तो वो पानी जब बॉटल का ऊपर उठा भाप के रूप में, तो क्योंकि बॉटल बंद है तो वो उसकी ऊपरी सतह से टकराने के बाद उसने क्या करा, जब धूप नहीं रही होगी तो वो कंडेंसेशन शुरू कर दिया, उसने सघनन करा। वो इवेपोरेशन की जो भाप है वो किस में बदलने लगी, बूंदों में बदलने लगी। और वो बूंदें जो पानी की जो बॉटल में खाली जगह थी वहाँ आकर नीचे बैठ जाएंगी। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं, इवेपोरेशन हुआ, उसके बाद कंडेंसेशन हुआ, वाष्पीकरण हुआ और सघनन हुआ, जिसकी वजह से वो पानी की ड्रॉपलेट्स वहाँ पर बनी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आयरन रिम इज मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। द रिम इज यूजली हीटेड बिफोर फिक्सिंग इनटू द वुडन व्हील बिकॉज ऑन हीटिंग द आयरन रिम। देखिए लोहे का रिम जो होता है वो लकड़ी के पहिए से थोड़ा छोटा बनाया जाता है। लकड़ी के पहिए में उसको फिक्स करने से पहले रिम को आमतौर पर गर्म किया जाता है, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करने पर, देखिए थोड़ा नया टॉपिक है और इसको यहीं पर समझ लेते हैं। देखिए ये वुडन व्हील है, व्हील तो आपने पहिया तो आपने देखा होगा, तो उसके पहिए में ये क्या है, सेंटर है। इसकी ये सेंटर तो देखिए इस तरह से गोला बना है, तो इसके अंदर एक लोहे का रिम लगाया जाता है। तो जो रिम होता है उसका जो साइज होगा वो इस सेंटर से थोड़ा कम होता है, ठीक है। और वो क्यों कम होता है ये भी हमें बताना है, और उसको गर्म क्यों किया जाता है ये भी हमें बताना है। देखिए लोहे की स्पेशलिटी होती है, जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड होता है, वो फैल जाता है। तो हुआ क्या, जो व्हील का सेंटर था और उसमें जब रिम लगाया गया और उसको गर्म करा गया तो वो फैल गया और वो आसानी से क्या होगा, व्हील के अंदर फिक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है, याद रखिए लोहा जैसे ही ठंडा होगा तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, और वापस जब वो अपनी जगह पर आने से की कोशिश करेगा तो वो जो व्हील है, जो वुडन व्हील है, उसको बड़ा अच्छे से फिक्स कर देगा। इसलिए ही जो आयरन का रिम होता है वो उसमें छोटा होता है, क्योंकि आयरन की क्वालिटी होती है कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो फैल जाता है, और जैसे ही हम उसको ठंडा करते हैं वो फिर से अपनी जगह पर आ जाता है। तो आयरन में जो ये चेंज हुआ वो कैसा है, रिवर्सिबल है, क्योंकि वो वापस वहीं जगह पर आ गया जहाँ पर था। ऐसे ही आप रेलवे ट्रैक में देखते होंगे, जैसे ये ट्रैक है तो आपने कभी देखा है कि पटरी एक ही होती है, नहीं, बीच बीच में ऐसे गैप होता है, उनके बीच में आप देखेंगे इस तरह से गैप होता है। वो गैप क्यों होता है, क्योंकि जब गर्मियों का दिन आता है तो ये जो पटरी होती है, ये जो ट्रैक होता है, ये जो एक्सपेंड करता है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, आयरन फैलता है, एक्सपेंड करता है, फैलता है, तो ये पटरी आगे की तरफ को फैलती हैं। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ये वापस अपनी जगह आ जाती हैं। तो जिस समय ये फैल रही होंगी तो उस समय बीच में गैप इसलिए ही दिया गया है ताकि गर्मी में ये आसानी से फैल जाएँ और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएँ और ट्रैक जो है वो सही से बना रहे। तो इस तरह की चीज़ आपकी कुछ आयरन में होती है, और यही काम आपका आयरन रिम में भी होता है, ताकि वो लकड़ी के व्हील में अच्छे से फिक्स हो जाए। पहले एक्सपैंड होगा और वो फिर अपना वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वो एक्सपैंड होगा, गर्म करने पर क्या होता है, वो एक्सपैंड होगा, वो फैल जाएगा। देन ऑन कूलिंग, कूलिंग होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और उससे क्या होगा, वो फिट हो जाएगा ऑन टू द वुडन व्हील। पहले फैलता है, फिर ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है और लकड़ी के पहिए में फिट बैठता है। यही कारण है कि हम जो रिम होता है वो छोटा बनाते हैं और हम उसको गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन से भाग फूल में महिला अंग कहलाते हैं। ये क्लास 6 में बताया है और इसको हम यहीं पर समझ लेते हैं प्रैक्टिस सेट में। देखिए इसको बड़े अच्छे से समझा जा सकता है, जो आपका फ्लावर होता है ना, हिबिस्कस गुड़हल का फूल, तो उसमें बड़े अच्छे से समझा जा सकता है। उसमें देखिए आपके क्या होता है, फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होते हैं। अगर मैं मेल की बात करूँ तो यहाँ पर जो मेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें
आता है आपका परागकोश और तंतु, एंथर और फिलामेंट, और ये पूरा स्ट्रक्चर ही आपका क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। और इसके अंदर देखिए आप ये देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है, ये आपका एंथर हो गया, ये जो है इस तरह से ये आपके एंथर हो गए जिसे हम परागकोश बोलते हैं। और नीचे एक फिलामेंट, इस तरह से पतली सी लाइन जा रही है, ये देखिए इस तरह से, तो ये आपके तंतु हो जाते हैं। और ये तंतु और परागकोश ही आपके मेल के पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो पूरा स्ट्रक्चर आपका क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है, स्टेमन कहलाता है। तो ये तो मेल के हो गए। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है फीमेल के अंग बताने हैं हमें फ्लावर के। तो देखिए ये जो बीच में इस तरह से दे रखा है, ये फीमेल के पार्ट ही होते हैं। सबसे टॉप में होता है आपका स्टिग्मा, जिसे हम वर्तिकाग्र बोलते हैं। उसके नीचे इस तरह से पतली सी लाइन जाती है जिसे हम स्टाइली बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं। और नीचे आपका क्या होता है, अंडाशय होता है, ओवरी होता है। और ये तीनों ही फीमेल के पार्ट किसके अंदर आ जाते हैं, आपके पिस्टल के अंदर आ जाते हैं, स्त्री केसर के अंदर आ जाते हैं, जिसमें क्या हो गया आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी। तो यही तीनों आपके क्या हो जाएंगे, फीमेल के पार्ट हो जाएंगे। और ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है हमारा, स्टिग्मा, स्टाइली और ओवरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज इमूवेबल। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ अचल है। देखिए हमारी बॉडी में बहुत से ज्वाइंट होते हैं, बहुत से जोड़ होते हैं जो हमारी एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं, जो हमारी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं। जैसे शोल्डर और आर्म होते हैं, कंधे और हाथ होते हैं ना, तो वो हमारे बॉल और सॉकेट ज्वाइंट से जुड़े हुए होते हैं, ताकि वो बड़ी आसानी से बॉल की तरह उसमें फिट हो जाते हैं और मूव करते रहते हैं। सेम ऐसे ही जो हमारी नीज होती है, हमारे घुटने होते हैं, और जो हमारी एल्बो होती है, हमारी कोहनी होती है, वो हमारे हिंज ज्वाइन से, जैसे दरवाजे में हिंज लगे हुए होते हैं ना आगे पीछे करने के लिए, सेम ऐसे ही हमारे घुटने में और हमारी एल्बो में जो हमारे कोहनी होती है उसमें लगे हुए होते हैं हिंज ज्वाइन, जो हमारे हाथ को मूव कराते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज्वाइन पूछ रहा था जो हमारे इमूवेबल होते हैं, अचल होते हैं। तो वो ज्वाइन कौन से होंगे, वो ज्वाइंट होंगे आपके ऊपरी जबड़े में। जो अपर जॉ होता है वो भी इमूवेबल होता है, उसको आप हिला नहीं सकते। जो आपका निचला जबड़ा होता है सिर्फ वही हिलता है। सेम ऐसे ही स्कल, जो खोपड़ी होती है, वो भी क्या होती है, इमूवेबल होती है। वो भी उसका जो जोड़ होता है वो अचल होता है। तो यहाँ पर अचल इमूवेबल पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, अपर जॉ एंड स्कल, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द सेट दैट रिप्रेजेंट ओनली द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ अ हैबिटेट। उस सेट को चुनें जो केवल आवास में रहने वाले जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए हमारे इकोसिस्टम में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एक होते हैं हमारे अबायोटिक। बायोटिक आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, और अबायोटिक के अंदर आपकी मिट्टी जैसे रेत वगैरह, सनलाइट, ये सब आपके अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। तो यहाँ पर वो जैविक घटक बताने हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट बताने हैं जो अपने आवास में रहते हैं, अपने हैबिटेट में रहते हैं। देखिए यहाँ पर सॉइल आ गया तो ये बायोटिक हो ही नहीं सकता, यहाँ पर रॉक आ गया ये भी बायोटिक नहीं हो सकता, यहाँ पर सैंड आ गया ये भी बायोटिक नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई लिविंग थोड़ी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म थोड़ी है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जैविक घटक हैं जो अपने आवास में रहते हैं। जलीय पौधे जल में रहते हैं, मछली जल में रहती है, मेंढक अपना जल में भी रहता है, लैंड पर भी रहता है, कीट जो है वो अपना मिट्टी वगैरह में रहते हैं। तो ये सब अपने हैबिटेट में रहते हैं, अपने आवास में रहते हैं, और सारे के सारे क्या हैं, आपके जैविक घटक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। बाकी जो आपके अजैविक घटक होंगे, अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, वो क्या होते हैं, आपके सॉइल वगैरह हो गई, रॉक्स वगैरह हो गए, सैंड हो गए, सनलाइट हो गई आपकी, ये सब क्या होते हैं, ये आपके माउंटेन हो गए, ये सब आपके अबायोटिक कंपोनेंट हैं। यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द इवेंट रिलेटेड टू द मोशन इन कॉलम 1 विद द टाइप ऑफ मोशन गिवन इन कॉलम 2। कॉलम ए में गति से संबंधित घटनाओं का मिलान कॉलम 2 में दिए गए गतियों से हमें करना है। जैसे अ मूविंग व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, जो हमारी कपड़े सिलने की मशीन होती है, तो उसमें जो उसका व्हील होता है, पहिया होता है, वो किस तरह का मोशन करता है, किस तरह की गति करता है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका मिलान होगा ऑप्शन नंबर सेकंड से, रोटेशनल मोशन, क्योंकि वो अपने एक्सिस से, क्योंकि उसमें एक हैंडल होता है जो एक एक्सिस पर जुड़ा हुआ होता है, जो एक कोने पर जुड़ा हुआ होता है, और वो जो व्हील है वो अपने एक्सिस पर ही मूव करता रहता है, जैसे अर्थ मूव करती है अपने एक्सिस पर। तो यहाँ पर होगा आपका रोटेशनल मोशन। मूवमेंट ऑफ अ टिप ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन एन 1 आवर, जो हमारी घड़ी में मिनट का हैंड है मूव करता है, वो कैसा मोशन होता है, वो आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा चक्कर लगा रहा है और वहाँ पर कोई एक्सिस नहीं है, तो वो आपका एक सर्कुलर मोशन है। और आपका अ मूविंग स्विंग, जो आपका झूला होता है ना, आपने बचपन
बचपन में देखा होगा इस तरह से जो झूला लटका हुआ होता था, तो वो जो झूला होता है वो आपका कैसा, उसमें किस तरह की गति होती है, तो उसमें आपका पीरियोडिक मोशन होता है। तो पहला तो आपका सेकंड के साथ हो जाएगा, ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है। और दूसरा जो हमारा घड़ी की सुई है वो आपकी सर्कुलर मोशन है, और जो आपका मूविंग स्विंग है जो झूला है वो आपका पीरियोडिक मोशन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही पृथ्वी जो होती है वो भी रोटेशनल मोशन करती है, बाकी जो पंखा घूमता है वो आपका सर्कुलर मोशन होता है। तो इस तरह की गतियाँ होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से गलत कथन को हमें यहाँ पर चुनना है। अ स्विच इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक जो स्विच होता है वो हमारे परिपथ में विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है, यही यहाँ पर गलत है। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका जो सोर्स होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक सेल होता है, वही हमारी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता है, ना कि स्विच। स्विच तो उसका मैनेजमेंट करता है, ना कि सोर्स। तो यही यहाँ पर गलत होगा कि परिपथ में जो विद्युत प्रवाह का स्रोत होता है वो सेल होता है, ना कि स्विच। तो ये हो गया यहाँ पर गलत। इसका मतलब बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे। अ स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। जी हाँ, स्विच जो है वो हमारे परिपथ को या तो पूरा करता है या उसे तोड़ता है। अ स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आर रिक्वायरमेंट। एक स्विच क्या करता है, हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार विद्युत का उपयोग करने में मदद करता है। जी हाँ, जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की विद्युत की ज़रूरत होती है तो हम स्विच ऑन कर देते हैं, अन्यथा हम उसे ऑफ कर देते हैं। व्हेन द स्विच इज ओपन देयर इज अ एयर गैप बिटवीन इट्स टर्मिनल। जी हाँ, हमने डायग्राम भी बनाया था तब देखा था, तो उसके बीच में एयर गैप होता है। जब स्विच खुला होगा तो उनके टर्मिनलों के बीच वायु का अंतर होता है, और वायु जो होती है वो हमारा अच्छा कंडक्टर नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए उसमें एयर का गैप रखा जाता है। तो ये ऑप्शन भी सही है, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ बार मैग्नेट इज इमर्स्ड इन अ हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल्ड आउट। द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग क्लिंगिंग टू द। एक चुंबक को लोहे के बुरादे के ढेर में डुबाया जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है। तो लोहे के बुरादे की मात्रा किससे चिपकी होगी। देखिए ये आपकी एक बार मैग्नेट है, इसको लोहे के बुरादे में जब डाला जाएगा तो इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो आपका बुरादा है वो ज़्यादा अमाउंट में चिपकेगा, बीच में थोड़ा कम रहेगा। तो हम ये कहेंगे जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव के लगभग बराबर होगा। उस पर जो लोहे का बुरादा होगा वो दोनों ही ध्रुवों पर, जो आपके दोनों ही पोल्स हैं उन पर बराबर होगा। नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। जो हमारा बुरादे की मात्रा होगी वो हमारे नॉर्थ पोल पे और जो साउथ पोल पे है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही होगा। बाकी दूसरे ऑप्शन में लिखा है नॉर्थ पोल इज मच मोर, नॉर्थ पोल इज मच लेस। तो ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, क्योंकि दोनों पोलों पर ही जो अट्रैक्शन होगा आयरन फिलिंग का वो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा पेडागोजी से है। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड डैश इन एजुकेशन। शिक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में डैश कहा जाता है। देखिए लर्निंग के प्रोसेस को एनहेंस करने के लिए जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसको हम एजुकेशन में क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ICT। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसी के प्रयोग से हम क्या करते हैं, अपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छा करते हैं एजुकेशन में। जैसे डिजिटल तरीके से कम्युनिकेशन होता है, अपनी बातों का आदान प्रदान होता है, वो सारा इसमें बहुत आसान हो जाता है ICT में। तो ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के बारे में सही है। चिल्ड्रन आर पैसिव रेसिपिएंट ऑफ नॉलेज। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। जी नहीं, हमने साइंस में पढ़ा था बच्चे कैसे होते हैं, एक्टिव लर्नर होते हैं। उनको बीच में रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है, उनसे एक्टिविटी खुद कराई जाती हैं, उनको खोज करने के मौके दिए जाते हैं। तो वो पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं, वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ये ऑप्शन तो हो गया यहाँ पर गलत। चिल्ड्रन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं। जी हाँ, उनको अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने का पूरा पूरा मौका दिया जाता है साइंस में। तो ये भी बिल्कुल सही होगा। चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ, बच्चे वैज्ञानिक जांचकर्ता होते हैं, चीज़ों की वो जांचें करते हैं कि वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो ये वाली बात भी सही है। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ द एनवायरनमेंट। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। जी हाँ, साइंस में पर्यावरण का बहुत बड़ा रोल होता है और उसमें वो सक्रिय खोजकर्ता होते हैं। ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे, और ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो यही हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अ साइंस टीचर कलेक्ट एंड रीड द वर्क ऑफ द क्लास, देन प्लान एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन प्लान टू मीट स्टूडेंट नीड ही शी इज़ डूइंग। एक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में काम को पहले इकट्ठा करता है, फिर उसको पढ़ता है और उसके बाद जो छात्रों की ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए अगले लेसन को, अगले पाठ की क्या करता है, योजना बनाता है और उसको समायोजित करता है। वह क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, बीच बीच में क्या कर रहा है, पहले उसने कलेक्ट करा, रीड करा, पढ़ा, उसने देखा कि बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता, और उसके बाद ही उसने नेक्स्ट लेसन को प्लान करा। तो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रूपात्मक आकलन का पालन कर रहा है। और जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वही हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, सीखने के लिए आकलन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि टीचर बीच बीच में ही बच्चों को क्या कर रहा है, उनका वर्क देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्लानिंग कर रहा है। वो हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग ही होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रूपात्मक आकलन होता है। और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 15 क्वेश्चन देखे प्रैक्टिस सेट के। मुझे लगता है आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी है उनको अच्छे से समझाने की। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो सबको ज़रूर ही करना है और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।